Let us start just to teach and learn the subject practice of medicine for the student of BHMS 4th, and in this our chapter is chronic lymphatic leukemia, CLL, शॉर्ट में CLL, chronic lymphatic leukemia. First of all, what is chronic lymphatic leukemia? Second, clinical feature. Third, differential diagnosis. Fourth, investigation. And fifth, prognosis and management of chronic lymphatic leukemia. क्रोनिक लिम्फेटिक ल्यूकेमिया किसे कहते हैं, किसे कहा जाता है, इसका क्लिनिकल फीचर क्या होगा, डिफरेंशियल डायग्नोसिस क्या होगा, इससे रिलेटेड इन्वेस्टिगेशन क्या होगा और इसका प्रोग्नोसिस मैनेजमेंट क्या होगा. सर्वप्रथम, क्रोनिक लिम्फेटिक ल्यूकेमिया इज कैरेक्टराइज्ड बाय जनरलाइज्ड slow progressive overgrowth of lymphatic tissue all over the body with many lymphocytes in the circulation. क्या है, कैसे जाना जाएगा? स्लो प्रोग्रेसिव ओवरग्रोथ ऑफ लिम्फेटिक टिश्यू. जो लिम्फेटिक टिश्यू है उसका स्लो और प्रोग्रेसिव वे में डेवलप करना पूरे शरीर में, विच मेनी लिम्फोसाइट इन द सर्कुलेशन, और ब्लड सर्कुलेशन में बहुत सारा लिम्फोसाइट मिलेगा. इसका कॉज, द एग्जैक्ट कॉज इज अननोन. इसका एग्जैक्ट कॉज अब तक अज्ञात है, लेकिन मोस्टली मेल में पाया जाता है बिटवीन 40 to 80 ईयर्स ऑफ एज. क्लिनिकल फीचर यानी सिम्टम और साइन क्या मिलेगा? द ऑनसेट इज इंसीडियस दिस लिम्फ नोड इनलार्जमेंट. जो लिम्फ नोड है बॉडी में अनेकों जगह, उसका इलाज कर जाना. पेनलेस इनलार्जमेंट ऑफ नोड्स इन लार्ज प्रोड्यूसिंग कफ, और वो नोड जो लिम्फ ग्लैंड जो बढ़ेगा वो पेनलेस होगा, उसमें कोई दर्द नहीं होगा और कफ प्रोड्यूस करेगा. डिस्निया और हॉर्सनेस होगा, यानी सांस लेने में तकलीफ होगा, आवाज़ में भारीपन होगा. एनीमिया भी स्लोली इंक्रीजिंग वीकनेस, रक्ताल्पता होगा, खून की कमी होगी और स्लोली इंक्रीजिंग वीकनेस, धीरे धीरे कमजोरी बढ़ता चला जाएगा. फैटिग होगा, पैलर होगा एंड डिस्निया ऑन एग्जर्शन. थोड़ा सा भी चलेगा, थोड़ा सा भी बॉडी में उसके मोशन होगा, सांस का आना जाना तीव्र हो जाएगा ड्यू टू एनीमिया. पांचवा है जनरल सिम्टम, मेलाइज, एनोरेक्सिया, फीवर, sweets, weight loss, eating. Malaise is a kind of tiredness, anorexia, भूख की कमी, फीवर, बुखार, स्वीट्स, पसीना, वेट लॉस, ईटिंग. और वेट भी लॉस करेगा, वजन में भी कमी होता चला जाएगा, वगैरह वगैरह. छठा है स्प्लीनोमेगाली, स्प्लीन का बढ़ जाना. सातवां है हेपाटोमेगाली, माइल्ड टू मॉडरेट. लीवर भी बढ़ेगा, माइल्ड भी हो सकता है, मॉडरेट भी हो सकता है. छठा, परप्यूरा एंड अदर हैमरेज मैनिफेस्टेशन इन द लेट स्टेज. लेटर स्टेज में परप्यूरा दिखाई देगा. परप्यूरा का मीनिंग होता है इंटरनल ब्लीडिंग. इंटरनल ब्लीडिंग
जो स्किन लेयर के नीचे ब्लैकिश स्पॉट में उभरेगा, दैट मीन्स देयर इज इंटरनल ब्लीडिंग एंड दैट इज कॉल्ड परफ्यूरा एंड अदर हेमोरेजिक मैनिफेस्टेशन इन द लेट स्टेज। और अंतिम अवस्था में रक्तस्राव का भी मामला डेवलप करता है। नौमा है रिकरेंट इन्फेक्शन ऑफ रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट, ईयर्स, किडनी, ईटीसी। रिकरेंट रुक रुक के रिस्पायरेटरी ट्रैक्ट में इन्फेक्शन होगा, ईयर में इन्फेक्शन होगा, किडनी में इन्फेक्शन होगा। 10वां है स्किन लीजन लाइक परप्यूरा, हर्पिस जोस्टर, ईटीसी। हर्पिस जोस्टर, परप्यूरा अभी हमने बताया कि इंटरनल ब्लीडिंग इज कॉल्ड परप्यूरा एंड लेटर इज हर्पिस जोस्टर। हर्पिस जोस्टर भी एक वायरल डिजीज है। तो क्वेश्चन यह राइज करता है कि व्हाई हर्पिस जोस्टर कैन बी डेवलप इन द केस ऑफ लिम्फेटिक ल्यूकेमिया। क्योंकि इसमें WBC व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स का मामला बड़ा इधर उधर हो जाता है, जो हमारे बॉडी को इम्यून सिस्टम डेवलप कराता है, इम्यून सिस्टम प्रदान करता है। तो अगर ये इम्यून सिस्टम हमारा जीव ही वीक होगा तो कोई भी वायरल डिजीज के आक्रमण का प्रबल संभावना हो जाता है। तो हर्पिस जोस्टर भी उसी तरह का डिजीज है, वायरल डिजीज है। 11वां है इनलार्जमेंट ऑफ टॉन्सिल, जो कि भी एक लिम्फ नोड है। लैक्रिमल एंड सैलिवरी ग्लैंड्स, लैक्रिमल और सैलिवरी ग्लैंड्स भी इनलार्ज करेगा। नर्वस मैनिफेस्टेशन ऑफ वेराइड नेचर, और स्नायु तंत्र में भी अनेकों अनेकों प्रकार का प्रॉब्लम हो सकता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा इन्वेस्टिगेशन। जब इन्वेस्टिगेशन करेंगे तो ब्लड फ्लो एनीमिया, हेमोग्लोबिन डाउन होगा, हाई WBC काउंट अप टू 1 लाख TU 1 mm, और WBC का काउंट जो है वो काफ़ी हाई हो जाएगा, करीब करीब 1 लाख के पास या 1 लाख के पार भी वो जा सकता है WBC। हम लोग अच्छी तरह जानते हैं कि WBC क्या होता है। हमारे बॉडी के अंदर, ह्यूमन बॉडी के अंदर कोई भी अगर इन्फेक्शन इन करता है, खास के वायरल हो, बैक्टीरियल हो, कैंसर नेचर का हो, तो उस परिस्थिति में WBC इंक्रीज करता है। क्यों? क्योंकि WBC हमारे बॉडी का पहरेदार है, सोल्डर है, सिपाही है। जब दुश्मन का आक्रमण होगा, रोग के रूप में अगर किसी तरह के दुश्मन का आक्रमण होगा, स्वाभाविक है कि हमारा बॉडी का जो मैकेनिज्म है वो व्हाइट ब्लड कॉर्पस्कल्स को बढ़ाएगा, यानी फौज को बढ़ाएगा। ऐसे नॉर्मल है 4000 से 11000, लेकिन यहाँ पर लाख से ऊपर हो जाएगा। तो वहीं हमको समझ जाना है कि इसका मतलब है कि कोई घातक डिजीज बॉडी के अंदर प्रवेश किया है, जिसकी वजह से WBC यानी जो हमारे बॉडी का पहरेदार है, रक्षक है, जो रक्षा करने वाला है, उसका तादाद, उसका संख्या बढ़ गया है। लिम्फोसाइट 90 to 95%, बहुत स्मॉल एंड लार्ज। लिम्फोसाइट 90 से 95% होगा। प्लेटलेट काउंट इज इनिशियली नॉर्मल बट ग्रेजुअली कम्स डाउन। शुरुआती स्टेज में नॉर्मल होगा, बट धीरे धीरे ये डाउन हो जाएगा। बोन मैरो शोज इंक्रीज लिम्फोसाइट। बोन मैरो का जब बायोप्सी करके जब उसका इन्वेस्टिगेशन किया जाएगा तो उसमें लिम्फोसाइट बढ़ा हुआ दिखाई देगा, स्मॉल एंड लार्ज दोनों टुगेदर विथ वेराइंग डिग्री ऑफ रिडक्शन इन नॉर्मल माइलाइट एंड इथ्रोइड प्रोकसल ऑल्सो रिड्यूस मेगा कारोसाइट। मेगा कारोसाइट एक वर्ड आया है यहाँ पर। मेगा कारोसाइट का मीनिंग होता है कि वो जो हमारे बॉडी के अंदर बोन मैरो का जो फंक्शन है, ब्लड क्लोटिंग से जो वास्ता रखता हो, दैट इज कॉल्ड ब्लड क्लोटिंग प्रोसेस से जो वास्ता रखता हो, दैट इज कॉल्ड मेगा कारोसाइट। अगला पॉइंट है हाइपोगामा
ग्लोबुलिनिया, ये जो गामा ग्लोबुलिन है वो डाउन हो जाएगा, यानी बॉडी का जो इम्यून सिस्टम है वो वीक होगा, तो गामा ग्लोबुलिन जो है वो नीचे चला आएगा। ओके, नेक्स्ट हमारा डिफरेंशियल डायग्नोसिस, यानी इससे मिलता जुलता डिजीज क्या हो सकता है, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल डायग्नोसिस। क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया पहला है, क्रोनिक माइलॉइड ल्यूकेमिया, दूसरा है ट्यूबरकुलोसिस और इन्फेक्शियस मोनोन्यूक्लियोसिस, तीसरा है हार्टकिन डिजीज, हार्टकिन डिजीज भी रिलेटेड टू मेलिग्नेंसी, रिलेटेड टू कैंसर, चौथा है सिफिलिस, सिफिलिस में भी इस तरह को देखने को मिलता है। तो ये रहा डिफरेंशियल डायग्नोसिस। अगला पॉइंट है हमारा कोर्स एंड प्रोग्नोसिस, कोर्स एंड प्रोग्नोसिस। प्रोग्नोसिस बोल रहा है कि इसका अनफेवरेबल है, डेथ फॉलोज यूजुअली इन 3 to 4 years, 3 से 4 वर्षों के आसपास इस तरह के रोगी का डेथ हो जाता है। अब इसका मैनेजमेंट क्या है, मैनेजमेंट क्या किया जाएगा? नो क्यूरेटिव ट्रीटमेंट, इसका क्योर करने का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, देयरफॉर द ट्रीटमेंट इज पैलिएटिव एंड सिम्प्टोमेटिक। अतः इसका जो इलाज है वो पैलिएटिव है, पैलिएटिव मतलब थोड़ा डिजीज के सिम्टम को रिड्यूस कर देना, या जो सिम्टम मरीज दे रहा है, जैसे खांसी हो रहा है, बुखार हो रहा है, लूज मोशन हो रहा है, वीकनेस हो रहा है, तो उसको मैनेज करना बोलता है। इसमें मैनेजमेंट में गुड फूड देना चाहिए, अच्छी भोजन मिलना चाहिए, पूरी विटामिन्स मिलना चाहिए, पूरी विटामिन ऑल विटामिन A B C D E जिंक वगैरह वगैरह सब, आयरन मिलना चाहिए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन होना चाहिए, है ना। तो ये सब टेम्पोररी व्यवस्था है। बट अगर हम लोग होम्योपैथिकली on the basis of totality of the symptom choose a single remedy, the like this disease can be get so much relief and may be cured. There are so many drugs for the same, चाइना है, क्रोटेलस है, सिफलिनम है, ट्यूबरकुलिनम है ना। बट जो भी दवा का सिम्टम एक लक्षण के समूह के आधार पर अगर सिलेक्शन करके दिया जाए तो वेरी पॉसिबिलिटी कि इस रोग पर विजय प्राप्त किया जा सकता है। ओके।